और जब मुझे पता चला कि बीमार है, मैं पहुंचा तब तक वो वेंटिलेटर पे चले गए थे और मुझसे एक लाइन भी, एक शब्द भी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। इस बात का मलाल पूरी ज़िंदगी मुझे रहने वाला है कि अंतिम समय में मैं अपने पिता से एक शब्द भी बात नहीं कर पाया। न उनसे उनका दर्द पूछ पाया, न उनसे उनका हाल पूछ पाया और मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। मैंने उनको एक खबर बस दे दी और अस्पताल पहुंचने से पहले उनका मेरे पास कॉल आया कि सुजीत तुम पहुंचो, मैंने सबसे बात कर ली है। मैं गया तो इमरजेंसी में डॉक्टर खड़े थे, वेट कर रहे थे। जाते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। एक छोटे से कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक अपने विधायक को 3 बार उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने अस्पताल के डायरेक्टर से बात की। घोसी का बेटा सुजीत बैठता है और जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, जितने घोसी के लोगों ने मुझे दिया है, मैं अपने शरीर का उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि अपने शरीर का एक-एक कतरा उनके लिए न्यौछावर कर दूंगा और उनके उदास चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करूंगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पास विद डिस्टिंक्शन। मैंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स से। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं टॉपर भी था। पीएचडी करने के बाद मैं चाहता तो लेक्चरर हो जाता, नेट क्वालिफाइड था। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि ये जो जनता है, ये जो लोग हैं, जो ये विश्वास लगाए हुए हैं कि उनका बेटा, मेरे ना रहने के बाद उनका बेटा, उसी में इस समय पार्टियों के बंधन टूट गए हैं। हर दल, हर पार्टी, हर नेता सब यही चाहता है कि सुजीत जो उनका बेटा है, जो उनका भाई है, बहनें भी यही चाहती है कि मेरा भाई हो, माता भी यही चाहती हैं लोग कि मेरा बेटा हो। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर था। उससे पहले 2023 का उपचुनाव, जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था, घोसी उपचुनाव। उस उपचुनाव में एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की विधायकी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था एन चुनाव से पहले। लेकिन उस समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे सुधाकर सिंह, जिनको लेकर काफी कुछ जो है चर्चाएं चल रही थी। बीजेपी ने तमाम फील्डिंग सेट कर ली थी, जातीय समीकरण पे पूरा मैच तैयार था। लेकिन जब चुनाव हुए और रिजल्ट आया तो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत। सब हैरान रह गए। चुनावी तमाम जो समीकरण थे सारे सब कुछ फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सुधाकर सिंह की एक बड़ी जीत हुई। लेकिन आज की तारीख में सुधाकर सिंह का देहांत हो गया है और सुधाकर सिंह के जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव जो है वो अब आने वाले हैं। 6 महीने के अंदर ये उपचुनाव आएंगे, हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उनके बेटे सुजीत जी। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। धन्यवाद। तो सुजीत जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिता के जाने के बाद जो है परिवार किस दौर से गुजर रहा है? देखिए, ये शब्दों में बता पाना तो बहुत मुश्किल है। जी। पिताजी परिवार के मुखिया थे और केवल मेरा ही घर उनका परिवार नहीं था। पूर्वांचल के सारे लोग उन्हें अपना नेता, उन्हें अपना बेटा, उन्हें अपना परिवार का सदस्य मानते थे। जब लोग हताश, निराश, परेशान रहते थे तो सोचते थे कि एक मेरा बेटा उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा है, जिसके पास मैं जाऊंगा तो मेरी मदद हो जाएगी और मेरे उदास चेहरे पे मुस्कान आएगी। आज वो बेटा उनसे दूर है, मेरे पिता मुझसे दूर हैं। हर तरफ एक निराशा है, मायूसी है और आप जाएंगे पूर्वांचल के उस हिस्से में तो आपको ये बात महसूस भी होगी कि लोगों ने अपना बेटा खो दिया है, तो उनके अंदर क्या पीड़ा है, क्या भावना है। तो ये अचानक कैसे तबीयत खराब हुई थी? कैसे बिगड़ी थी तबीयत? 30 ही घंटे में बीमार भी पड़े, अस्पताल भी वो गए और फिर हम उनको बचा नहीं पाए। हार्ट की पंपिंग उनकी स्लो हो गई थी और जिसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण उनकी डेथ हो गई। तो कहा जाता है जैसे कि मतलब कुछ ऐसे कॉज होते हैं कि इंसान या तो काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई बातचीत आपसे? स्ट्रेस नहीं था, उनको इससे पहले पेसमेकर लगा हुआ था अच्छा, पेसमेकर लगा हुआ था। और अचानक ही सब कुछ ऐसा हो गया कि न डॉक्टर के बस में कुछ था, न मेरे हाथ में कुछ था और क्या बताया आपको। तो उस दौरान कुछ आपसे बातचीत हुई? मैं तो क्षेत्र में उस समय लगन का टाइम चल रहा था। पिताजी ने कहा कि मैं दिल्ली, शादी में उनको भी जाना था तो वो कहा कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ, तुम जो क्षेत्र के नेता हैं, जो लोगों के बीच रहना है तुम रहो। अधिकतर ऐसा होता था कि वो नहीं रहते थे तो सारा क्षेत्र में जाने का काम मैं ही करता था।
तो वो नहीं थे तो मैं कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि बीमार है, मैं पहुंचा तब तक वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, और मुझसे एक लाइन भी, एक शब्द भी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। इस बात का मलाल पूरी ज़िंदगी मुझे रहने वाला है कि अंतिम समय में मैं अपने पिता से एक शब्द भी बात नहीं कर पाया, न उनसे उनका दर्द पूछ पाया, न उनसे उनका हाल पूछ पाया, और मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। तो कुछ ऐसी मतलब कहानियाँ तो बहुत सारी जुड़ी होंगी उनसे, लेकिन ये जो आप मलाल कह रहे हैं, कुछ ऐसा कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो कि लास्ट इस पर तो मुझे बात करनी थी उनसे? हर चीज़, जो भी चीज़ें होती थी, एक पिता का एक बेटे के जीवन में क्या रोल होता है वो आप भी जानते हैं। जी। एक पिता गार्जियन होता है, एक पिता दोस्त होता है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा गार्जियन चला गया, अधूरा है जीवन। लेकिन घोसी के लोग, घोसी की जनता मुझे अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया है, एक परिवार से बढ़कर अपनापन दिया है। अब उसी के सहारे ये जीवन कटेगा। यानी आपने जैसा कि बताया कि दिल्ली में वो एक समारोह में आए थे, तो मेरे ख्याल से वो अंसारी परिवार का रिसेप्शन था। 2 चीज़ें थी, एक मेरे रिश्तेदार के यहाँ रही थी, अच्छा। और एक अंसारी परिवार में रिसेप्शन था। हुँ। दोनों में वो गए थे। तो उसके बाद वो जब लौटे तो उनकी तबीयत खराब हुई। फ्लाइट से जब वो बनारस एयरपोर्ट उतरे हैं, हुँ। तब उनकी तबीयत खराब हुई है। तो कौन उस समय उनके पास था, उनके साथ? उनके साथ जो लोग रहते हैं, जो 2-3 लड़के रहते हैं, वो सारे लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने फिर आपको मतलब एयरपोर्ट पे सूचना दिया, अच्छा। तो बनारस मेरा परिवार रहता है, तो वो हुँ। लोग तुरंत एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल लेकर चले गए। हुँ। वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, सब चीज़ें हुई। तो बनारस के डॉक्टर ने जब फ़ोन किया कि स्थिति गंभीर लग रही है, जबकि वो अस्पताल अपने पैरों पे चल के गए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग घोसी से निकले, और जब तक मैं पहुँचा, डॉक्टर कहा कि इनको रेफ़र कर रहे हैं मेदांता के लिए, हुँ। और एम्बुलेंस लेके हम लोग निकले। मैंने रास्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये खबर दी हुँ। कि ऐसी-ऐसी तबीयत है। मतलब जब आप बनारस से लखनऊ की तरफ जा रहे थे, उस जी, दौरान आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी। को फ़ोन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता का। हुँ। कितना भी मैं धन्यवाद दूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो मेरे लिए कम है, मेरे परिवार के लिए कम है। हुँ। मैंने उनको एक खबर बस दे दी, और अस्पताल पहुँचने से पहले उनका मेरे पास कॉल आया कि सुजीत तुम पहुँचो, मैंने सबसे बात कर ली है। हुँ। मैं गया तो इमरजेंसी में डॉक्टर खड़े थे, वेट कर रहे थे। हुँ। जाते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हुँ। 24 घंटे मेरे पिताजी अस्पताल में रहे, और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे 3 बार फ़ोन किया। हुँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक अपने विधायक को 3 बार उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने अस्पताल के डायरेक्टर से बात की। हुँ। तो ऐसा नेता मिल पाना बहुत मुश्किल है। उस नेता को मैं जितना भी धन्यवाद दूँ मेरे लिए कम है, कि दुःख की घड़ी में एक अभिभावक की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह मेरे पास खड़े रहे। अब जैसे आपके घर के सामने एक नीम का पेड़ है, मेरे जहाँ कार्यालय पर पे। बिल्कुल आपके पिताजी जो है बैठते थे, बाकायदा वहाँ पर सभी के जी। सुख-दुःख का जो है सुनते भी थे और हल भी करते थे। आज अब जनता ये पूछ रही है कि उस निमिया के पेड़ के नीचे अब कौन बैठ रहा है? देखिए, वो नीम का पेड़ घोसी के लोगों का विश्वास का प्रतीक था, आस्था का प्रतीक था। हुँ। आप अभी भी उस नीम के पेड़ के नीचे चलिए, मैं यहाँ हूँ, हुँ। मेरे प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक हज़ारों लोग आते हैं। हुँ। किसी को थाने में काम होता है, किसी को तहसील में काम होता है, किसी को ब्लॉक में काम होता है, हुँ। और वहाँ न जाति पूछी जाती है, न धर्म पूछा जाता है। हुँ। फ़ोन उठा के उनके लिए मदद की जाती है, उनके साथ चला जाता है, और हर संभव उनको हेल्प करके उनका काम कराया जाता है। वो काम पिताजी उस कार्यालय पे बैठ के कई दशकों से कर रहे थे। हुँ। उनके जाने के बाद आज लगभग 20-25 दिन हो गए, घोसी का बेटा सुजीत बैठता है, हुँ। और जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, जितने घोसी के लोगों ने मुझे दिया है, मैं अपने शरीर का उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि अपने शरीर का एक-एक कतरा उनके लिए न्यौछावर कर दूँगा, और उनके उदास चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आपने बताया कि अब नीम के पेड़ के नीचे जो है आप बैठते हैं पिताजी की जगह पे। जी। अब आगे उपचुनाव की तैयारी है? देखिए, ये निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे परिवार के अभिभावक हुँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। हुँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे। मेरे पिताजी जाने से कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं ब्लॉक प्रमुख भी था, तो वो कहते थे कि बेटा, मैंने 3 पीढ़ियाँ राजनीति में ढोई हैं। चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय नेता, हम सब के नेता माननीय मुलायम सिंह जी, और माननीय अखिलेश यादव जी।
उन्होंने न कभी पार्टी का झंडा बदला न डंडा बदला। समाजवाद के साथ जिए, समाजवाद के साथ मर गए, और जिस दिन उनके अंतिम लाश जा रही थी तो समाजवादी पार्टी के झंडे में ही जा रही थी। उनका ये सपना भी था कि मैं पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को दूं, और जब मेरी लाश जाए तो उस पर समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान का झंडा हो। और जब वो जा रहे थे तो सपा के झंडे में ही जा रहे थे। तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे मुझे चलना है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कहेंगे, जितना कहेंगे, जैसे कहेंगे, ये कार्यकर्ता उनके साथ जीने और मरने के लिए तैयार है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर शिवपाल सिंह यादव हों, दोनों ने ही जो है 13वीं संस्कार के कार्यक्रम के दौरान जो है ये मतलब एक तरह से एक हिंट दिया उन्होंने कि हम अब आगे जो है सुजीत के साथ ही चलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे शिवपाल चाचा जी, हम्म, कई दशकों से पारिवारिक संबंध है। नेताजी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब विधायक थे, तब मेरी दादी उनके लिए रोटियां बना के खिलाती थी। इतना पुराना मेरा कच्चा मकान था, तब से उस परिवार से मेरा संबंध है। और कभी भी 50 साल के मेरे पिताजी के राजनीतिक करियर में कभी उन्होंने अपना नेता नहीं बदला। 92 में जिस दिन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, फाउंडर मेंबर वो थे, और 92 से लेके जब उनका निधन हुआ है, कभी सपा का झंडा मेरी गाड़ी से उतरा नहीं। तो ये वो लगाव उस परिवार के साथ है, और उनका भी उतना ही स्नेह मेरे प्रति है। बताया तो मैं कि कोई नेता इतना करता है। 24 घंटे में अपने विधायक के लिए 3 बार गए, अस्पताल में देहांत होने के 1 घंटे के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए। मेरे परिवार को ढांचा बढ़ाने के लिए संसद चल रही थी, उसके बीच में छोड़ के वो पहुंचे। तो ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। तो आपके पिता के लिए जिस प्रकार से एक तरह से मतलब इतना सम्मान है, और अब पिता की कमी का भार भी आपके ऊपर है, और साथ ही साथ विरासत भी उनकी आपको संभालनी है, तो ये कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या चैलेंजिंग है ये? देखिए, चैलेंजिंग, मैं 2014 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। 2015 में मैं घोसी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा। ब्लॉक प्रमुख के रोल में आप पता कर लीजिएगा, मऊ जिले में प्रमुख संघ का मैं जिले का अध्यक्ष भी रहा। वर्तमान में भी घोसी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख मेरे ही हैं। बहुत दिनों से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और जब मैं प्रमुख था तो घोसी में 72 विलेज पड़ते हैं ब्लॉक में। आप किसी भी गांव में चले जाइएगा, लोग कहते हैं कि ये रोड सुजीत सिंह ने बनवाई है, ये काम सुजीत ने किया है। मैंने 5 सालों में इतना काम किया जितना जनपद में किसी प्रमुख ने नहीं किया। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप चले जाइएगा, आप पूछिएगा, लोग कहेंगे कि मेरे बेटे ने ये काम किया है। तो उनका ये बेटा है। घोसी के लोगों को मेरे पे विश्वास है कि उनका ये बेटा हमेशा उनके साथ रहेगा, उनकी मदद करता रहेगा। तो इस दौरान वो कुछ आपको सजेशन देते थे कि ऐसा नहीं सुजीत, ऐसा करो, वैसा नहीं, ऐसा करो? एकदम देते थे, पूरा देते थे। कुछ भी गलतियां हो जाती थी तो डांटते भी थे, कुछ अच्छी चीजें होती थी तो कहते भी थे कि हाँ यही ऐसे ही चलो। उनका एक ही था कि जनता सर्वोपरि है। रात हो, दिन हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, तुम्हें पहुंचना है सबसे पहले उनके दरवाजे पे, और उनकी मदद करनी है। तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना है कि बुखार है, जुकाम है, नहीं। उनके दरवाजे पे जाओ, उनकी मदद करो, फुर्सत मिले तो अपने बारे में सोचो। ये उनका कहना था, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि उपचुनाव की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और 6 महीने के अंदर ही उपचुनाव होना है, तो विरोधी पार्टियों की तरफ से भी जो है कैंडिडेट्स की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे एनडीए में अगर बीजेपी की बात की जाए कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट होगा तो वो विजय राजभर होंगे, ये उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। और वहीं सुबह की भी एक चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी इस मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने एक बाइट में जो है मीडिया बयान में कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं खुद जाकर अमित शाह से जो है मुलाकात करूँगा। तो क्या लगता है ये? देखिए, घोसी में इस समय पार्टियों के बंधन टूट गए हैं। हर दल, हर पार्टी, हर नेता सब यही चाहता है कि सुजीत जो उनका बेटा है, जो उनका भाई है, बहनें भी यही चाहती है कि मेरा भाई हो, माता भी यही चाहती हैं लोग कि मेरा बेटा हो। सब लोग, कोई जाति, धर्म, मजहब, पार्टी नहीं है घोसी में। आप सर्वे कर लीजिएगा, केवल इस समय घोसी के सामने उनका वो बेटा है जो अनाथ है। लोग चाहते हैं कि अपने इस अनाथ बेटे को मजबूती प्रदान करें कि वो उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हर हमारी समस्याओं को और अपने दुख को दूर करे। लोगों की जो समस्याएं, उनके दुख को दूर करने के लिए लोग चाहते हैं कि अपने बेटे की हम लोग मदद करें। तो लगता है कि मतलब
ये जो चेहरे थे, ये चेहरे भी कुछ चैलेंज मतलब हो सकते हैं आपके लिए? मेरे लिए घोसी की जनता है, हम्म, घोसी की जनता के लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम्म, आज पूरी घोसी की आवाम, बता तो रहा हूँ मैं कि हर चीज़ का बैरियर टूट गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हम्म, कास्टिसिज्म का, हम्म, हर सारे बैरियर टूट गए हैं क्योंकि घोसी ने अपना नेता खोया है। हम्म, लोग ये जानते हैं कि घोसी में सुधाकर सिंह एक ऐसे नेता थे जो अस्थायी रूप से कार्यालय पे 24 घंटा मिलते थे उस नीम के पेड़ में। हम्म, बाकी लोग आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। हम्म। तो लोगों का जो विश्वास था, अब वो ये सोच रहे हैं कि वो नेता नहीं रहा तो हमारा बेटा है, वो हमारी मदद करेगा। तो क्या ये जो आप समीकरण बता रहे हैं जातियों का, क्या ये 2023 के उपचुनाव के दौरान ही जो सुधाकर सिंह ने पूरा मतलब बिखेरा था, वो आज का आज वैसे ही बिखरा हुआ है कि कुछ जातीय होगा 2023 में चुनाव? भी आपने देखा हुँ, 42 प्लस 42,000 प्लस वोट से उपचुनाव जल्दी कोई जीतता नहीं है। हुँ, लेकिन वो मेरे पिताजी की लोकप्रियता थी हुँ, कि सारे बैरियर टूट गए हुँ, और उन्होंने जीता, जबकि पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगी हुई थी। हुँ। तो अब तो वो हमारे बीच में नहीं है। अब पिता के न रहने पे घोसी की जनता मेरे साथ है, हुँ। अपनी बेटी के साथ है। इतना ही बस मैं कहना चाहूँगा। अब इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मतलब आपके लिए भी राजनीति कोई नई नहीं है। आप भी 2 बार जो है आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और राजनीति भी आप सक्रिय रूप से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई-लिखाई की बात की जाए, तो पढ़ाई-लिखाई में भी आप अव्वल थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो पढ़ाई में आप आगे क्यों नहीं बढ़े? आप राजनीति में क्यों आ गए? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पास विथ डिक्टेंशन। हुँ, मैंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स से। हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं टॉपर भी था। हुँ, पीएचडी करने के बाद मैं चाहता तो लेक्चरर हो जाता, नेट क्वालिफाई था। हुँ, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि ये जो जनता है, ये हुँ, जो लोग हैं, हुँ, जो ये विश्वास लगाए हुए हैं कि उनका बेटा, मेरे ना रहने के बाद उनका बेटा हुँ, हमारी मदद करेगा, हमारे सुख-दुःख में चलेगा, हुँ, हमारे काम आएगा, हुँ, तो उनकी आस को कौन ज़िंदा रखेगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा, अपने लिए तो सब जीते हैं। ये जो लाखों लोग हैं, जिनकी आशा और विश्वास तुम्हारे पे टिकी हुई है, हुँ, जो टकटकी लगा के देख रहे हैं कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, कौन इस कार्यालय और इस विधानसभा और इस जनपद की पॉलिटिक्स में हमारी मदद करेगा। हुँ, तो आओ, अब कमाने तो सारे लोग जाते हैं, तुम आओ, तुम इनकी दुआएँ लो, इनका आशीर्वाद लो, इनसे सम्मान पाओ, यही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएँगे। ये मेरे पिताजी का सपना था और आज मैं उसी सपने को साकार करने के लिए खुशी के लोगों के बीच में हूँ। अच्छा इसी दौरान मतलब जब आप ब्लॉक प्रमुख थे तो 2 साल पहले, ढाई साल पहले एक आपका किस्सा बहुत वायरल हुआ था। ऑडियो क्लिप जो है वायरल थी और उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, क्या वो ऑडियो क्लिप था? क्या वो मैटर था? क्यों जो है आपको उसको लेकर जो है ट्रोल भी किया जा रहा था? देखिए, उपचुनाव चल रहा था घोसी में हुँ, और एक अंसारी परिवार के लोग वहाँ पूरा घाट कुर्ती जाफरपुर में रहते हैं। हुँ, कुछ सरकारी लोग उनके पास गए हुँ, और 10-10 हज़ार रुपए ज़बरदस्ती छीन लिए। हुँ, मैंने शिकायत किया, मैंने स्पष्ट लहजे में कहा कि उन गरीब अंसारी परिवार के बेटों का पैसा अगर 24 घंटे में आप नहीं वापस करेंगे, हुँ, तो चीज़ें जो थी वो मैंने स्ट्रिक्टली कहा फ़ोन पे, वो उन्होंने टेप जो भी किया अपना जो चीज़ें थी, हुँ, और आप विश्वास मानिए मेरे पे ऊपर मुकदमा तो हुआ, हुँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन गरीब अंसारियों का हुँ, पैसा हुँ, एडिशनल एसपी वहाँ बैठकर वापस कराए। हुँ, आप पता कर लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर वो पैसा वापस हुआ। हुँ, तो मेरे पिता की यह सीख है कि हुँ, अपने ऊपर मुकदमा ले लेना, हुँ, अपनी जेल चले जाना, हुँ, अपने लाठियाँ खा लेना, हुँ, लेकिन जो गरीब हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, हुँ, उनकी मदद के लिए कोई कसर मत छोड़ना। हुँ, मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए थे। हुँ, उन्होंने इमरजेंसी देखी थी, वो बताते थे इमरजेंसी के किस्से। हुँ, किसान आंदोलन में जेल गए, न जाने कितनी बार जनता की समस्याओं के लिए जेल गए हैं, जेल से आए हैं, तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। जो समस्या है लोगों की, अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, हरास किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति करे, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने आवाम के लिए, मैं मुकदमा लेने के लिए, जेल जाने के लिए, अपने शरीर का एक-एक कतरा खून का बहाने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन अपने लोगों के चेहरे पे मैं मायूसी नहीं आने दूंगा। कहते हैं कि मतलब पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अलग ही होते हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगता था कि पहले कि अगर मान लीजिए मैं इस तरह से राजनीति में आऊँगा तो मतलब इस तरह के कुछ मुकदमे भी होंगे, सवाल भी उठेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे कहते हैं कि थोड़ा दूर ही रहते हैं इन सब चीज़ों से। हमारे आइडियल, हम्म। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हम्म। बीटेक एमटेक, हम्म। इतना पढ़ा लिखा शिक्षित भारत की राजनीति में कोई यूथ नहीं है। हम्म। वो हमारे आइडियल है। हम्म। वो भी नहीं डरते हैं, उनका ये छोटा भाई भी नहीं डरता। हम्म। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रास्ता दिखाए हैं उसी पे हमको चलना है। वो भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। आज भारत की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि अखिलेश जी जिस रास्ते पे चलें उसी पे चलना है, क्योंकि भविष्य उधर ही है। तो हम अपने नेता के ब्लाइंड फॉलोअर हैं। वो जो रास्ता दिखाएंगे हम उस पर चलेंगे, आगे जो होगा वो जाने। अच्छा, अब थोड़ा बात हम कर लेते हैं आगे 27 के विधानसभा चुनाव की या समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर। जिस प्रकार से बिहार इलेक्शन अभी गुजरा, बिहार में हमने देखा किस प्रकार से एनडीए ने बहुत बड़ी बहुमत की जीत, जो किसी मतलब खुद बीजेपी के नेताओं को जो इतना आइडिया नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी, वो उस सीट को पाने में बिल्कुल सफल हुए। यूपी में क्या लगता है समीकरण आपको? यूपी में क्या वैसा ही कुछ प्रदर्शन होगा या टक्कर होगी यहाँ पर? यूपी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का पीडीए का फार्मूला हिट है। आप देख रहे हैं हर चाहे भी लोकसभा के जो चुनाव में भाजपा के रथ को उत्तर प्रदेश ने ही रोक दिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए के फार्मूले ने रोक दिया। आप देखिएगा 2027 हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको यहाँ विश्वास दिला के जा रहा हूँ। तो क्या लगता नहीं कि मतलब पीडीए को चैलेंज करने वाले तो और भी पार्टी हैं, जैसे बसपा भी इस बार एक्टिव हो गई काफ़ी ज़्यादा। जो है मायावती ने भी बीच में जो लखनऊ में एक रैली की थी, विशाल रैली थी, काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो क्या लगता है कि बीएसपी जो धीरे धीरे एक्टिव हो रही है वो पीडीए के लिए एक समस्या नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी के वर्कर, अभी एसआईआर का काम चल रहा है। आप बूथ पे जाइए, बूथ पे बीएलओ के साथ समाजवादी पार्टी का बीएलए बैठा हुआ है, वोट बढ़ाने का काम कर रहा है, गलत वोट कटवा के रोकने का काम कर रहा है, और दूसरी पार्टी के दिख रहे हैं आपको। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जमीनी स्तर पे जो संगठन को मजबूत किया है, एक एक बीएलए, एक एक बूथ, एक एक पेज पे वर्कर को काम दिया है, तो नीचे से जब मजबूती रहती है तभी ऊपर जाते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं को नीचे ही इतना मजबूत कर दिया है कि वो हर लड़ाई और हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, और वो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने के लायक हैं, और वो कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ाई लड़ी जाती है, और सपा के कार्यकर्ता जमीन पे सबसे मजबूत है। अच्छा, जैसा कि आपकी चर्चा जो है इस उपचुनाव में लड़ने की हो रही है काफ़ी ज़्यादा, अखिलेश यादव हो या शिवपाल सिंह यादव हो, सभी ने आपका जो है आपके नाम का जिक्र किया है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप घोसी की जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, जो बड़े मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का ये आलम है कि हमारे क्षेत्र के लाखों नौजवान इलाहाबाद में जाके पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म निकलता है, परीक्षा देते हैं, पता चलता है पर्चा आउट हो गया। जो बच्चा 25 साल का था आज वो 35 साल का हो गया, उम्र बीत गई, लेकिन हो नहीं, कहीं नियुक्ति नहीं हो पाई। अब आगे वो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा मुद्दे है जो महंगाई। आप देख रहे हैं आम परिवारों में, आम परिवार, मीडियम वर्गीय परिवार, आज घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई है कि कटौती करने के बाद भी परिवार स्टेबल के साथ अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। उसको सरकारें कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। हर चीज़ महंगा है, सिलेंडर महंगा है, गैस महंगा है, सब्जी महंगी है, राशन महंगा है। दूसरे मुद्दे, तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों में दवाई नहीं है, जो बसें चल रही हैं रोडों पे कहाँ धक्का मारना पड़ जाए इसकी गारंटी नहीं है। क्षेत्र में रोडों की स्थिति ये है, मेरे विधानसभा में कई रोड ऐसी हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल लेके चले जाएंगे तो 4 बार गिर जाएंगे, इतने गड्ढे हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे है, इसका पहचान कर पाना मुश्किल है। कागज में वो रोडें बन गई हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बन नहीं पा रही। इस तरह का भ्रष्टाचार है। तो इसको उठाना है, इसको दुरुस्त करना है। तो अब एक ही विकल्प है 27 में, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना।
बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए कि जिस प्रकार से अब तमाम समीकरण, तमाम जो चीज़ें हमने उस पर चर्चा की, आप कुछ मैसेज जो है अपने मतलब घोसी की जनता को देना चाहेंगे? पिता की तरफ से आप एक तरह से जो पिताजी को लेकर समीकरण जो एक तरह से मतलब भावुकता जुड़ी हुई थी उनसे, उसको लेकर कुछ मैसेज? देखिए, घोसी की जनता के बीच में ही मैं रहता हूँ। हुँ, उन्हीं के बीच में सोता हूँ, उन्हीं के बीच में खाता हूँ। घोसी की जनता मुझे अपना अपना बेटा मानती है, हुँ, अपने परिवार का बेटा मानती है। हुँ, उनसे बस यही कहेंगे, अपने घर के लोगों से, कि मैं देख रहा हूँ मेरे पिताजी के जाने के बाद अंदर से लोग टूट गए हैं। हुँ, अभी तिरही के बाद जब मैं रोड पे निकल रहा था तो मेरी गाड़ी देख के लोग रोने लग रहे हैं। मुझे पकड़ के लोग रोते हैं। हुँ, नज़र लोग ना मिला पाए, आँसू लोगों की आँख में आ जाता है, तो मुँह फेर कर रो रहे हैं। हुँ, तो ये बेटा उनसे यही कहना चाहता है कि हताश निराश मत होइए। हुँ, गम, तकलीफ, दर्द मुझे भी है, लेकिन मेरे पिता ने सिखाया है कि अपनी तकलीफ़ों को छुपा लेना समाज से। लेकिन जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, जो मानने वाले हैं, जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी तकलीफ़ों के लिए अपने गम को छुपाते हुए हर संभव यथासंभव उनकी मदद करना, हुँ, उनके लिए 2 कदम चलना, दुःख में उनके बीच चट्टान की तरह खड़े रहना, और कोई भी समस्या है ये समझना कि वो तुम्हारे सर पे है, इस तरह उसका निवारण करना। तो घोसी के लोगों, यह बेटा आपका आपके बीच में है। कोई भी समस्या रहेगी, आपका ये बेटा तैयार रहेगा। आप मायूस ना हो, आप निराश ना हो। मैं अपने शरीर का एक-एक कतरा खून आपके स्वाभिमान के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके दुःख के लिए मैं बहा दूँगा, लेकिन आपके चेहरे पे मैं निराशा नहीं आने दूँगा। अपने इस बेटे पे विश्वास रखें। तो विश्वास और सीख के साथ जो है अब सुजीत सिंह कहीं न कहीं अपने पिताजी की जो जगह है उसको लेने के लिए अब मैदान में हैं और अभी फ़िलहाल जो है इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि उपचुनाव कब है और या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफ़िशियली इस चीज़ का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि टिकट जो है वो सुजीत जी के पास है। लेकिन चर्चाएँ और साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले बयान हमने देखे, अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल सिंह यादव हो, तमाम सभी बड़े नेताओं, पदाधिकारियों के मुख पर जो है वो सुजीत सिंह का नाम है उपचुनाव के लिए। तो क्या जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 का घोसी उपचुनाव सेमीफाइनल था, क्या इसी तरह से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये घोसी का एक बार फिर उपचुनाव सेमीफाइनल जैसा होगा? ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तमाम ऐसी खबरें और इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।